नमस्ते दोस्तों, द केजी के समाज लुमिनरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिस्बेन से आपका पसंदीदा होस्ट केतन चावड़ा और मेरे साथ है मेरी दोस्त और आज की हमारी एक्सपर्ट। कच्छ की मिट्टी की महक के साथ हम बहुत ही उत्साह के साथ अपनी जड़ों की इस शानदार यात्रा पर निकल रहे हैं। सभी को नमस्ते। हाँ, और इस शो में हम उन प्रकाश स्तंभों पर रोशनी डालते हैं जो हमारे श्री कच्छ गुज्जर क्षत्रिय समाज के मूल्यों और उपलब्धियों की असल पहचान है। बिल्कुल, ये चर्चा विशेष रूप से उन लोगों का सम्मान करती है जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य स्तर पर पुरस्कार मिले हैं, जैसे कृषि पंडित पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार, और हमारे अपने समाज के सम्मान जैसे समाज रत्न, समाज संरक्षक और त्रिवर्षीय पुरस्कार। और ये सब हमारे महासभा के मार्गदर्शन में होता है, जहां हम एक ही मूल मंत्र को मानते हैं, सह वीर्यम करवव है, यानी हम सब मिलकर ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति हासिल करें। सहीगा। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत चर्चा में हम बात करेंगे हमारे वर्तमान केजी के समाज अध्यक्ष और समाज रत्न श्री विनोद भाई पुरुषोत्तम भाई सोलंकी के बारे में। हमारे पास जो स्रोत है वो दी ओडिसी ऑफ अ विजनरी नाम का एक बेहतरीन दस्तावेज है। हाँ, और हम उनके श्री राम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के सफर, उनके नेतृत्व, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में उनके योगदान और उनकी उस मशहूर भाव यात्रा कर भी गहराई से चर्चा करेंगे। मतलब सोचिए जरा, 1970 के दशक की चिलचिलाती धूप में रोज 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर एक धूल भरी खदान तक पहुंचना। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में सिर्फ अपने कल के गुजारे के बारे में सोचेगा ना। बिल्कुल, ये सच में एक बहुत ही आकर्षक केस स्टडी है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि हम सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत सफलता को सामूहिक सशक्तिकरण में कैसे बदला जा सकता है। हाँ, तो चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समाज सेवा के इतने बड़े स्तर को समझने से पहले हमें उनके उस संघर्ष को समझना होगा। 20 नवंबर 1956 को कच्छ के माधापर में उनका जन्म हुआ, स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम भाई डायाबाई सोलंकी और स्वर्गीय श्रीमती पुष्पाबेन के घर। और उनका शुरुआती करियर काफी अप्रत्याशित था। 1974 में उन्होंने मलेरिया विभाग में काम शुरू किया था और फिर माइनिंग की उस मुश्किल दुनिया में कदम रखा, वो भी लिफरी खदान तक रोज 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर, और फिर 1980 के दशक में नडापा खदान तक बस से जाना और उसके बाद भी 4-5 किलोमीटर पैदल चलना। यार, उस दौर के कच्छ में माइनिंग वो कोई डेस्क जॉब तो थी नहीं, वो इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से निचोड़ कर रख देती थी। ये एक भयंकर एकांत और कठोर मेहनत का समय था। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। मुझे लगता है कि खदानों की उस भारी शारीरिक मेहनत ने ही उनके व्यापारिक कौशल की धार को तेज किया, एक हीरे की तरह जिसे खदान के दबाव ने तराशा हो। 1977 में उन्होंने व्यापार संभाला और 1983 में उनके पिता ने कच्छ का पहला लेविगेशन प्लांट लगाया था। अरे हाँ, वो लेविगेशन प्लांट। एक सेकंड के लिए यहाँ रुकते हैं। ये लेविगेशन प्लांट असल में होता क्या है और 1983 के कच्छ में इसे लगाना इतना बड़ा विजन क्यों माना जाता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेविगेशन असल में एक औद्योगिक प्रक्रिया है। खदानों से जब क्योलिन या सिलिका सैंड निकालते हैं तो वो अशुद्ध होते हैं। इस प्रक्रिया में पानी के बहाव से भारी अशुद्धियों को अलग करके शुद्ध और बारीक कणों को निकाला जाता है। अच्छा, तो मतलब रिफाइनिंग का काम। हाँ, बिल्कुल। और 1980 के दशक के कच्छ में जहां पानी और तकनीक दोनों की ही भारी कमी थी, वहां ऐसा प्लांट लगाना बहुत बड़ा जोखिम था। इसके बिना आप सिर्फ कच्चा माल सस्ते में बेच रहे होते। इस प्लांट ने उन्हें अपने खनिजों को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाने की ताकत दी। क्या बात है, जो सीधे पेंट और कोटिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सके। और इसी तरह उन्होंने श्रीराम मिनरल्स को वैश्विक स्तर पर पहुंचा दिया। हाँ, आज वो दुनिया भर में एक बड़ा नाम है और इस पारिवारिक व्यवसाय में उनके बेटे श्री मोहित भाई विनोद भाई सोलंकी एक प्रमुख स्तंभ की तरह हैं। ये पारिवारिक सपोर्ट ही तो सबसे बड़ी चीज है। और जब व्यापारिक सफलता मिल जाती है तो इंसान अक्सर रिटायरमेंट ले लेता है या व्यापार में ही और डूब जाता है। पर विनोद भाई ने अपना सारा समय और संसाधन समाज के सबसे जटिल मसलों को सुलझाने में लगा दिया। यहीं से तो समाज के शिल्पकार के रूप में उनका काम शुरू होता है। जब वो 2008 से 2014 तक माधापर घटक के अध्यक्ष रहे तो उन्होंने समाज भवन का निर्माण करवाया। और वो बारला मंदिर प्लॉट विवाद भी तो था ना, एक ऐसा कानूनी विवाद जो सालों से चल रहा था, जिसमें करोड़ों की संपत्ति फंसी थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ से उसे सुलझा लिया। यही तो कॉर्पोरेट नेगोशिएशन का फायदा है। एक सफल उद्योगपति जानता है कि टकराव से सिर्फ नुकसान होता है,
उन्होंने वही सूझबूझ समाज के विवाद में लगाई और समाज को करोड़ों के नुकसान से बचा लिया। सही बात है। और इसी वजह से वो महासभा में 2011 से 2020 तक 3 बार उपाध्यक्ष रहे और फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष भी बने। उनके फैसले सच में जमीनी स्तर के थे। जैसे कि वो सामूहिक विवाह वाली बात। हाँ, पिछले 15 सालों से अंजार, नागलपर और माधापर में सामूहिक विवाह के लिए कन्याओं का पूरा शुल्क अपनी तरफ से देना। लेकिन यहाँ मुझे एक बात पर थोड़ी हैरानी होती है। क्या बात? वो जो बुजुर्ग सहायता योजना है ना, जिसमें वो कच्छ में 400 बुजुर्गों और बेसहारा लोगों को हर महीने की पहली तारीख को व्यक्तिगत रूप से मिलकर 1000 रुपए की सहायता देते हैं। पहले ये 500 रुपए थी। हाँ, बिल्कुल। तो अक्सर दानवीर लोग सिर्फ चेक काट कर दूर हो जाते हैं या कोई ट्रस्ट बनाकर इसे ऑटोमेट कर देते। हर महीने 400 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का क्या मतलब है? ये सिर्फ दान तो नहीं लगता मुझे। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये महज पैसा देना नहीं है, ये सम्मान देना है। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शायद समाज में अकेला महसूस कर रहा हो, वो हर महीने समाज के एक प्रतिष्ठित नेता से व्यक्तिगत रूप से मिलता है ना, तो उसे एक डिग्निटी मिलती है। हाँ, मतलब उसे लगता है कि वो अभी भी समाज के लिए मायने रखता है। बिल्कुल, इसे हम संस्थागत विकास कह सकते हैं। ऑटोमेशन से पैसा तो पहुंच जाएगा, लेकिन वो मानवीय स्पर्श, वो जो अपनापन है, वो खत्म हो जाएगा। और ये छोटे घटकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी एक कदम है। ये चैरिटी से बढ़कर कम्युनिटी बिल्डिंग है। और इसका स्केल देखिए, पूरे भारत में 30 से अधिक समाज घटकों को उन्होंने फंड दिया है। रायपुर के लिए 51 लाख, दुर्ग के लिए 21 लाख और नए भवनों के लिए 11 लाख का स्टार्टअप फंड। और इसी वजह से माधापर और सुरेंद्रनगर के समाज भवन उनके नाम पर रखे गए हैं। बुनियादी ढांचा किसी भी समाज की रीढ़ होता है। हाँ, लेकिन बुनियादी ढांचा बनाना एक बात है और लोगों के दिलों को जोड़ना दूसरी। यहीं से शायद उस भाव यात्रा के विचार ने जन्म लिया। महासभा घटक न आंगणे, ये सच में बहुत अनूठा प्रयोग था। बहुत ही ऐतिहासिक कदम था वो। ये यात्रा रेहा घटक, जो कि स्वर्गीय हिरजी बापा का गांव है, वहां से शुरू हुई और कच्छ, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, बंगाल, उड़ीसा से लेकर दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु तक गई। और साथ ही एक जनगणना भी पूरी करवाई गई। सभी घटकों को वित्तीय सहायता देकर ये सेंसस करवाया गया था। पर यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मुझे एक बात बताइए, आज के इस डिजिटल युग में जहां व्हाट्सएप और जूम कॉल से पूरी दुनिया एक सेकंड में जुड़ जाती है, पूरे भारत की शारीरिक रूप से यात्रा करने और जनगणना करवाने का क्या तुक है? ये तो है, व्हाट्सएप पर हजारों मैसेज आते हैं। हाँ, लेकिन जब कोई परिवार संकट में होता है तो वो मैसेज काम नहीं आते। एक शारीरिक यात्रा, उनके आंगन में जाकर खड़े होना, ये समाज का एक इमोशनल और डेमोग्राफिक मैप तैयार करता है। ये जमीनी स्तर पर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लाता है। मतलब अकेलापन दूर करता है। और जनगणना का क्या फायदा? बिना सटीक डेटा के आप योजना कैसे बनाएंगे? कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं, शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। बहुत ही गहरी बात है ये। और उनका ये दृष्टिकोण सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। उन्होंने यूके और ऑस्ट्रेलिया में एनआरआई घटक स्थापित किए हैं। और तो और अमेरिका, कनाडा और दुबई में नई शाखाएं खुलने की योजना चल रही हैं, ताकि समाज का युवा दुनिया के किसी भी कोने में जाए, वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे। बिल्कुल। और समाज को जोड़ने के साथ साथ उनकी करुणा, शिक्षा और बेजुबान जानवरों तक भी फैली है। शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 18 छात्रों को पूरी तरह से गोद लिया हुआ है। उनकी पूरी फीस वो भरते हैं। ये सच में भविष्य का निर्माण है। हाँ, और कुकमा के प्राथमिक विद्यालय और कन्या छात्रावास में भी उनका बड़ा दान है। युवाओं के लिए उड़ान 1 करियर सेमिनार के वो मुख्य प्रायोजक रहे हैं। और पशु कल्याण की बात करें तो वो एक समर्पित गौ सेवक भी हैं। अरे हाँ, दस्तावेज बताते हैं कि वो माधापर, वथान और नौवास वथान में रोजाना चारे की व्यवस्था करते हैं, जिसे वहाँ 40 पूड़ा रंजकों कहते हैं। रापर के रेगिस्तान में पक्षियों के लिए दाना भिजवाते हैं और माधापर पांजरापोल में हर महीने ज्वार के 13 छकड़े भिजवाते हैं। यहाँ हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दूं, पांजरापोल गुजरात और कच्छ की एक पारंपरिक व्यवस्था है जहाँ बूढ़े और बीमार जानवरों को आश्रय दिया जाता है। और वो छकड़ा? हाँ, छकड़ा हमारे इलाके का एक पारंपरिक भारी वाहन होता है, मोटरसाइकिल जैसा। तो हर महीने 13 छकड़े भरकर चारा भिजवाना, मतलब आप समझ रहे हैं, ये कई टन चारा है। अरे, ये बहुत बड़ा लॉजिस्टिक काम है। अरे, और मतलब मेरे को सच में ये सिर्फ करुणा नहीं है, ये एक मिशन है। और धर्म और आध्यात्मिकता में भी उनका समर्पण जबरदस्त है।
मातानो मढ़ में आशापुरा माताजी मंदिर और श्री रामकृष्ण ट्रस्ट के वो मुख्य ट्रस्टी हैं। और हवाई माताजी मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार भी करवाया है। इतना ही नहीं, वीड़ी गांव में 111 फुट का त्रिशूल और श्री विंदेश्वर महादेव की विशाल मूर्ति स्थापित करवाई है। कुकमा के खतरोट डूंगर में, जो कि 1026 फीट की ऊंचाई पर है, वहां आशापुरा माताजी का मंदिर बनवाया। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में भी उनका बड़ा योगदान है। और अपने गुरु श्री ओंकार दास जी महाराज के आश्रम और कुम्भारिया के ठाकुर मंदिर में भी वो लगातार सेवा करते हैं। और समाज से बाहर लायंस क्लब माधापर की बिल्डिंग का नाम उनके सम्मान में रखा गया है। अगर हम इन सबको जोड़े ना, तो शिक्षा यानी भविष्य, पशु कल्याण यानी करुणा और धर्म यानी मूल्य, ये तीनों उनकी दृष्टि में एक सशक्त समाज के जरूरी हिस्से हैं। ये बहुत ही समग्र सोच है। लेकिन यार एक बात सोचिए, इतने बड़े स्तर पर काम करना, वैश्विक बिजनेस भी संभालना, 400 बुजुर्गों से मिलना, यात्राएं करना, ये अकेले कैसे संभव है? पिछले 8-10 सालों से उन्होंने अपना पूरा समय समाज सेवा को दे दिया है। बिल्कुल, और ये अकेले संभव है भी नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट सिस्टम है, और वो है उनका परिवार। सही कहा। हमें उन नामों को भी याद करना चाहिए। उनकी पत्नी श्रीमती नीताबेन, बेटे श्री मोहित भाई, बहू श्रीमती ऋतुबेन, बेटी श्रीमती मैत्रीबेन और दामाद श्री सुमित भाई खोडियार, इन सभी का उन्हें पूरा समर्थन मिला है। हाँ, और उनका एक मूल मंत्र है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, मैं केवल एक साधन हूँ, धन एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जनवरी 2018 को पुणे के महासभा अधिवेशन में उन्हें समाज रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उस वक्त समाज के एक बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नेतृत्व कोई पद संभालने में नहीं, बल्कि लोगों को प्यार, एकता और सेवा के साथ जोड़े रखने में है। और इसका असर आज हम देख सकते हैं। समाज में एक नया जुड़ाव, उत्साह और बेहतरीन संचार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आज समाज में एक नई ऊर्जा आ गई है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि श्री विनोद भाई सोलंकी का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में नहीं है। असली बात यह है कि आप उस सफलता का उपयोग कितनी करुणा और दृष्टि के साथ अपने समाज और अपनी जड़ों को सींचने में करते हैं। एकदम सही। ये कहानी हम सबको प्रेरित करती है। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे केजी के समाज के प्रकाश स्तंभ पॉडकास्ट। हमारे ये पथ प्रदर्शक, जिनका विजन इतिहास के पन्नों में दर्ज है, उनकी गूंज सिर्फ अतीत में नहीं बल्कि आज हमारे वर्तमान में भी जीवंत है। सच में उनकी विरासत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और आज के इस शो को मुमकिन बनाने के लिए हम विनोद भाई के पूरे परिवार और खास तौर पर उनके बेटे श्री मोहित भाई विनोद भाई सोलंकी के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अंदरूनी कहानियां और पारिवारिक जानकारी हमारे साथ साझा की। हाँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ। श्री विनोद भाई मानते हैं कि धन केवल एक माध्यम है, लक्ष्य नहीं। जरा सोचिए, अगर हम सभी कल सुबह उठकर अपनी व्यक्तिगत सफलताओं और संसाधनों को अंतिम मंजिल मानने के बजाय अपने आसपास के समाज को बेहतर बनाने का एक साधन मात्र मान लें, तो हमारी दुनिया का नक्शा कितनी जल्दी बदल जाएगा। क्या हम अपनी सफलताओं का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल। तो इस कहानी को हमारे केजी के समाज, सभी गुजराती भाई बहनों और दुनिया भर में फैले सभी भारतीयों के साथ जरूर साझा करें। इस पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आप सभी को बहुत सारा प्यार। हंसते रहें और जीवन का आनंद लेते रहें। जय माता दी, जय स्वामी नारायण, जय समाज, जय हिंद।